आज हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स से यहाँ पर क्या मुराद है, कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन जो है वो इसेंशियल एलिमेंट है, यानी कार्बन का होना इनमें ज़रूरी है। और ये कार्बन के कंपाउंड्स कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए, इन कार्बन के कंपाउंड्स के अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है और ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए एलिमेंट्स आपस में जुड़े होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली कार्बन के कंपाउंड्स हैं। हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनके डेरिवेटिव्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स हैं और इनके डेरिवेटिव्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन मीन कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड देयर डेरिवेटिव यानी इनसे बनने वाले कंपाउंड्स, इनको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, मींस द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग फिर फर्दर कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को कहते हैं और उनके डेरिवेटिव्स। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है, इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन का पॉइंट है वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। हाइड्रोकार्बन्स को मैं HC से लिख रहा हूँ और ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैं OC से लिख रहा हूँ। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दे आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली हाइड्रोकार्बन है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में से वो कंपाउंड है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कि जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है। मिसाल के तौर पे जब मैं लिखता हूँ CH4, तो CH4 इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। मैं लिखता हूँ बेंजीन C6H6, दिस इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। जब मैं बात करता हूँ C2H6 की, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं बात करता हूँ C3H8 की, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मैं बात करता हूँ C7H16 की, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं है। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोकार्बन्स आते हैं, यानी ये वाले कंपाउंड जो सिर्फ और कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, और इनके डेरिवेटिव्स आते हैं, यानी वो तमाम कंपाउंड्स जो इनसे आगे बनते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम मीथेन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो मीथेन की ऑक्सीडेशन से बनता है CH3OH। ये बनता है मीथेन की ऑक्सीडेशन से। अब ये हाइड्रोकार्बन है, इसकी जब ऑक्सीडेशन की तो हमारे पास ये एक कंपाउंड बना है। दिस कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये इस अल्केन का, ये इस हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। तो हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन सिर्फ वो कंपाउंड है जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जिसमें पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोकार्बन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बेसिकली इसका जिक्र जो है ना वो हमारी इस नई किताब के अंदर नहीं है, लेकिन ओल्ड बुक के अंदर ये इसका जिक्र था। तो हमें चाहिए कि हम इनके बारे में पढ़ें कि हाइड्रोकार्बन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड यानी हाइड्रोकार्बन और इनके डेरिवेटिव्स की स्टडी को कहते हैं। कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं कार्बन के जो ऑर्गेनिक नहीं है। तो उनमें कार्बोनेट्स हैं, उनमें कार्बाइड्स हैं और उनमें ऑक्साइड्स हैं। ये तीन ऐसे कंपाउंड्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा, इनकी एग्जांपल क्या है। कार्बोनेट्स में कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट में मैग्नीशियम कार्बोनेट है, कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट है। ये तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये ऑर्गेनिक नहीं है। जब हम बात करते हैं कार्बाइड्स की तो इसमें कैल्शियम कार्बाइड है, इसमें सिलिकॉन कार्बाइड है, इसमें टंगस्टन कार्बाइड है एंड सो ऑन। ये तमाम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। जब हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है,
एंड सो ऑन। तो ये तमाम कंपाउंड्स ऑर्गेनिक नहीं है। तो हम कह सकते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर नॉट ऑर्गेनिक। तो उसके आंसर में हम लिखेंगे कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स एंड ऑक्साइड्स। इसी तरह एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनमें से कौन सा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, ऑप्शंस में क्या लिखा हो, ऑप्शन ए में लिखा हो जी कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी में लिखा हो मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी में लिखा हो सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी में लिखा हो CH4। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, CH4, ये ऑर्गेनिक। बाकी सारे कार्बोनेट्स है और कार्बोनेट्स ऑर्गेनिक नहीं होते। इसकी जगह ये एमसीक्यूज इस तर्ज में भी पूछा जा सकता है, ए में लिखा हो कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन बी में लिखा हो कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी में लिखा हो सिलिकॉन कार्बाइड एंड ऑप्शन डी में लिखा हो CH4। तो आंसर क्या होगा, CH4, क्योंकि ये कार्बाइड्स हैं और ये कार्बोनेट्स हैं, ये कभी भी ऑर्गेनिक नहीं होते। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मजीद हम क्या पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाहिर बात है ये केमिस्ट्री है, किसकी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है। मतलब ये कि हम इसमें स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसमें हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इसमें हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, इसमें हम कंपोजिशन पढ़ेंगे। किन की कंपोजिशन पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे। मसलन फॉर एग्जांपल, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम बात करते हैं जी CH4 की, मीथेन की, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। तो अगर मैं बात करूँ इसके स्ट्रक्चर की कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। जब मैं बात करूँ इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि ये गैस है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये नॉन पोलर है, ये पानी में सोलुबल नहीं है। ये तमाम ये फ्लेमेबल है, इसको बड़ी जल्दी आग लगती है। ये तमाम इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा रिएक्शंस, तो रिएक्शन में अगर हम मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करने, मतलब ये कि जब हम मीथेन को हीट करते हैं, जब हम इसको इग्नाइट करते हैं, जब हम इसे इग्नाइट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, और साथ में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। नाउ दिस इज़ द रिएक्शन ऑफ मीथेन। तो जितने भी रिएक्शंस हैं उन सब की स्टडी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन में हमने क्या पढ़ा कि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिले हुए हैं, हाइड्रोकार्बन है या उनके डेरिवेटिव है। जैसे इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम उन तमाम कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं या जिनकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जब हम बात करते हैं डीएनए की बात करते हैं जो कि तमाम फॉर्म्स ऑफ लाइफ में मौजूद होता है, या आरएनए की बात करते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स का प्रेजेंस जो है वो लाइफ की शॉर्टी है। हम कह सकते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें डीएनए या आरएनए को होना बड़ा लाजमी है। ये लाइफ की कंटिन्यूटी की एक निशानी है। तो डीएनए और आरएनए बेसिकली है क्या, डीएनए और आरएनए भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, क्योंकि इनमें हमारे पास और कार्बन के बॉन्ड्स पाए जाते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं इसमें। जब हम बात करते हैं डीएनए की, तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर एक राइबोस शुगर होती है। जब हम बात करते हैं डीएनए में, तो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस होती है और इसके अलावा फास्फेट ग्रुप्स होते हैं। तो अब ये एक न्यूक्लियोटाइड, यानी जब हम इसको फर्दर देखेंगे तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हम कह सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और शुरू में तो यही समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं और इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही सिंथेसाइज किया जाता है, जिसे वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम दिया गया था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। कार्बन के कंपाउंड्स में हमने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनके डेरिवेटिव्स हैं। इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी का नाम है।
और इसमें कौन से कंपाउंड नहीं आते, इनमें कार्बोनेट्स नहीं आते, ऑक्साइड्स नहीं आते, कार्बाइड्स नहीं आते। ये वो कंपाउंड्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि कौन से कंपाउंड है कार्बन का कंपाउंड जो ऑर्गेनिक नहीं है, तो ये लिखा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसकी इसकी स्कोप है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कंपाउंड्स की किन बातों की स्टडी करते हैं। तो उसमें उसकी स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शन, ये तमाम कार्बन के कंपाउंड्स की इन तमाम बातों की स्टडी, तो ये इसका स्कोप है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ पर पाए जाते हैं ये भी उसके स्कोप में शामिल है। तो ये तमाम बातें उसके स्कोप में शामिल है। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल की बात करें तो इनमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड होता है। जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वाटर में होता है तो ये रिंग फॉर्म में होता है, और जब ये वैसे जो है ये लीनियर चेन होती है। लेकिन ग्लूकोज जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह जो शुगर हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो सुक्रोज होती है, और सुक्रोज जो है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज़म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज़म में प्रोटीन्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म में अमाइनो एसिड्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म में डीएनए, आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म में कार्बोहाइड्रेट्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज़म के अंदर अगर हम लिविंग सेल की बात करें तो लिविंग सेल के सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनमें ग्लाइकोलिपिड्स हैं, इनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इनमें प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जब हम बात करते हैं प्लांट्स की, प्लांट्स के लीफ के अंदर क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है, प्लांट्स के लीफ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। ये तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हम कह सकते हैं हमारी लाइफ या इस दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये नेचुरली हर जगह पे पाए जाते हैं, हर लिविंग और। तो लाइफ जो है वो असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही मरहून मिन्नत है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये वो ब्रांच है जिसमें हम इन्वायरमेंट की कंपोजिशन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट? लिविंग ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग जो है वो उसकी इन्वायरमेंट है। इस सराउंडिंग के अंदर एयर भी आती है, इस सराउंडिंग के अंदर वाटर भी आता है, इस सराउंडिंग के अंदर सॉइल भी आती है। तो हम कह सकते हैं कि ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ये जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रहे हैं ये उसकी इन्वायरमेंट है। मिसाल के तौर पे जब हम एयर की बात करते हैं तो हम कहते हैं इट इज़ द एटमॉस्फेयर। जब हम बात करते हैं वाटर की तो हम कहते हैं इट इज़ हाइड्रोस्फीयर। जब हम बात करते हैं सॉइल की तो हम कहते हैं दिस इज़ लिथोस्फीयर। यानी जो एरिया सॉइल को कवर कर रहा है वो लिथोस्फीयर है, जो लिथोस्फीयर है जिसमें सॉइल का एरिया कवर हो रहा है, और तमाम नॉन लिविंग मैटर जो है ये उसकी एटमॉस्फेयर में शामिल है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम बेसिकली इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंट में वाटर भी है, इन्वायरमेंट में सॉइल भी है, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये मिलकर इन्वायरमेंट बना रही हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो सराउंडिंग है। तो इन्वायरमेंट की कंपोजिशन, इसमें होने वाले केमिकल चेंजेस, इसमें होने वाले फिजिकल चेंजेस, इसमें होने वाले डिफरेंट तरह की जो चेंजेस हैं, और इंसानों के जो इफ़ेक्ट हैं यानी इंसानों की वजह से जो इनमें चेंजेस आ रहे हैं, ये तमाम के तमाम हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। Environmental chemistry, it is the scientific study of the physical and biochemical processes or the chemical processes that take place in this planet। यानी इस planet के ऊपर जो chemical processes हो रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब लाइटनिंग होती है, जब थंडर लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, तो उस वक्त नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बनाता है। दिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन। इसी तरह जब वाटर के वेपर्स सल्फर के ऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो ये मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। दिस इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। तो हम लोग केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं और बायोकेमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है कि प्लांट्स जो हैं दे गिव ऑक्सीजन, प्लांट्स गिव ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन गैस देते हैं, और ये ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की सिंथेसिस है दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट्स। तो दिस इज द बायोकेमिकल प्रोसेस, ये वो बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि प्लांट्स में हो रहा है।
और इस बायोकेमिकल प्रोसेस की वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्लैनेट में मौजूद है। इसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड जब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, इन एक्टिविटीज़ की वजह से जब इन्वायरमेंट में आती है तो ये पोल्यूशन कॉज करती है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का एक काम पोल्यूशन और इंसानों की वजह से होने वाले इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट्स की स्टडी भी है, ताकि हम लोग इन्वायरमेंट को उसको प्रोटेक्ट कर सकें। Environmental chemistry. It is the scientific study of chemical and biochemical phenomena that occur in this planet. Chemical and biochemical. Chemical, biochemical यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल चेंजेस. फिनोमिना. फिनोमिना वर्ड फिनोमिनन का प्लूरल है. ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई प्रोसेस, अमल. तो ये साइंटिफिक स्टडी है इस प्लैनेट पे, इस ज़मीन के ऊपर होने वाले तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस और बायोकेमिकल रिएक्शंस की. इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्स, रिएक्शन, इफ़ेक्ट्स एंड द फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन एयर, सॉइल एंड वाटर इन्वायरमेंट्स. ये इसका स्कोप है. विदाउट दिस इट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफ़ेक्ट्स humans have on the environment through the release of chemicals. तो कहता है कि ये इस ब्रांच, अगर ये ब्रांच ना हम स्टडी करें तो हम ये भी स्टडी नहीं कर सकते कि ह्यूमंस कैसे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं. मिसाल के तौर पे इंसान जो गाड़ियाँ चलाते हैं या जो इंडस्ट्रीज़ से निकलने वाला जो धुआं है, गाड़ियों से निकलने वाले जो धुआं हैं, तो हम कह सकते हैं इंसान की सरगर्मियों की वजह, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जिसे हम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, इन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट्स ऐड होते हैं और ये इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द कॉजेस, इफ़ेक्ट्स एंड सोल्यूशन. कॉज, इफ़ेक्ट एंड सोल्यूशन. कॉज मतलब जो सबब है, इफ़ेक्ट्स यानी जो असरात हैं. सबब से मुराद जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लोबल वार्मिंग, ये कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है. तो ग्लोबल वार्मिंग की कॉज क्या है? इंक्रीज़ इन द कार्बन डाइऑक्साइड. इफ़ेक्ट में यानी उसके असरात, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ता है ज़मीन का. उसके अलावा इससे क्या होता है कि आइस और ग्लेशियर्स जो हैं ये पिघलना शुरू हो जाते हैं, फ्लड्स का ख़तरा हो जाता है. तो ये तमाम इसके इफ़ेक्ट्स हैं. और सोल्यूशन में कि हम इनको कैसे नेगोशिएट कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं. तो ये तमाम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है. एनालिटिकल केमिस्ट्री ये वो ब्रांच है जिसमें हम कंपाउंड्स की एनालिसिस करते हैं, सब्सटेंस की एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना. एनालिसिस दो तरह की होती है, एक ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है. क्वालिटेटिव एनालिसिस वो एनालिसिस होती है जिसमें हम कंपाउंड्स की क्वालिटी को डिस्कस करते हैं. क्वालिटी से मुराद ये है कि उस कंपाउंड का टेस्ट कैसा है, उस कंपाउंड की स्मेल कैसी है, उस कंपाउंड का कलर कैसा है, उस कंपाउंड की उस कंपाउंड की जो सरफेस है वो कैसी है. ये तमाम उसकी क्वालिटीज़ में शामिल है. जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये वो एनालिसिस है जिसमें हम सब्सटेंस की अमाउंट को स्टडी करते हैं और हम देखते हैं कि एक सैंपल के अंदर कौन सा कंपाउंड, उसका मैस कितना है. इसकी एक एग्जांपल है, जब आपने बायोकेमिकल टेस्ट करवाते हैं तो बायोकेमिकल टेस्ट के अंदर चाहे वो LFT है, चाहे वो सीरम टेस्ट है, चाहे वो डिफरेंट तरह के बायोकेमिकल टेस्ट हैं, तो उनमें हम देखते हैं कि डिफरेंट अमाउंट्स लिखी होती हैं. ठीक है, सोडियम इतनी अमाउंट है, ठीक है, पोटाशियम आयन की इतनी अमाउंट है, ठीक है, इसी तरह हीमोग्लोबिन की ब्लड में इतनी अमाउंट है. तो ये तमाम अमाउंट जो है ना, ये उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आती हैं. क्वांटिटेटिव का मतलब होता है टू मेजर द अमाउंट. तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस दैट मेजर द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ. किसी भी सब्सटेंस की एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस का मतलब क्या है, हम उसमें उसके कंपोनेंट्स की सेपरेशन की स्टडी करते, सेपरेशन करते हैं. हम उसमें कंपोनेंट्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं. हम उसके कंपोनेंट्स की अमाउंट की डिटर्मिनेशन करते हैं. ये तमाम चीज़ें उसकी एनालिसिस में शामिल है. जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था डिफरेंट तरह के जो टेस्ट होते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट, तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि सैंपल के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस का टेस्ट होता है, तो हम देखते हैं क्या उसमें हेपेटाइटिस का वायरस है, उसमें HCV है, अगर उसमें है तो उसकी वो कितनी क्वांटिटी में है. और इसी तरह हम देखते हैं सोडियम पोटाशियम आयन टेस्ट जो करवाते हैं, जिसमें हम सोडियम की अमाउंट, पोटाशियम की अमाउंट जो है वो मेजर करवाते हैं. हम उसके अलावा जो है वो LFT टेस्ट करवाते हैं, जिसमें हम जो है वो
ALT की अमाउंट मेजर करते हैं। तो ये तमाम की तमाम एनालिटिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में सब्सटेंस की सेपरेशन, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी अमाउंट्स की जो डिटर्मिनेशन है, ये सब एनालिटिकल केमिस्ट्री का हिस्सा है। डिफरेंट तरह की टेक्निक्स, टूल एंड टेक्निक्स को यूटिलाइज़ किया जा रहा है, मॉडर्न टेक्निक्स को यूटिलाइज़ किया जा रहा है। इसमें हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करते हैं, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसी तरह हमारे पास जो है वो क्रोमेटोग्राफी है, जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है। उसके अलावा हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। तो ये तमाम के तमाम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये हमें बड़े एग्जैक्ट रिजल्ट देते हैं, जिससे हमें ना सिर्फ हमारी डेली लाइफ के मसाइल का हल मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को कोई मसला है, कोई डिजीज़ है, तो डॉक्टर सबसे पहले यही कहते हैं कि टेस्ट करवाएं। वो टेस्ट असल में एनालिसिस ही की जाती है, उसके ब्लड के सैंपल लिए जाते हैं, यूरिन के सैंपल लिए जाते हैं, जिसमें देखा जाता है कि कोई स्पेसिफिक कंपाउंड उसमें है या नहीं है। तो स्पेसिफिक कंपाउंड के होने से भी किसी को मसला होता है, स्पेसिफिक कंपाउंड के ना होने से भी मसला। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल कम है तो फिर भी मसला है। अगर किसी के ब्लड में इंसुलिन का लेवल कम है और ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, जिसे डायबिटीज़ की डायग्नोसिस होती है, तो कह ये सकते हैं कि एनालिसिस जो है ना, ये हमारी लाइफ के लिए बड़ी ज़रूरी है। Analytical chemistry. This branch of chemistry deals with the analysis of different substances. एनालिसिस मीन तज्जिया करना। तज्जिया करने से क्या मुराद है कि हम उसमें उस सैंपल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें हैं। उसके अलावा उसमें जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि किसी फूड के अंदर कौन से कंपोनेंट है, तो हम क्या करते हैं, हम कंबस्शन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक फूड है तो हम देखना चाहते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कितना, उसमें हाइड्रोजन कितना, उसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या है। तो हम इसके लिए करते हैं कंबस्शन एनालिसिस। हम उसके लिए डिफरेंट केमिकल यूज़ करते हैं और फिर वो केमिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। फिर फार्मूला में पुट करके हम कार्बन की परसेंटेज निकालते हैं, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालते हैं, ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालते हैं। तो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स की सेपरेशन, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी उनकी डिटर्मिनेशन, ये तमाम चीज़ें एनालिसिस में है। एनालिसिस की दो टाइप्स हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है, दूसरी क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। Nowadays, the field of analytical chemistry generally involves the use of modern and sophisticated instruments. कहता है कि अब जो है वो जदीद इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, जिसमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, जिसमें मैस स्पेक्ट्रोमेट्री होगी, जिसमें क्रोमेटोग्राफी होगी, HPLC होगी। ये तमाम की तमाम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आजकल के दौर में इस्तेमाल किए जाते हैं। मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं इनको यूटिलाइज़ किया जाता है। केमिस्ट्री इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ थ्रू केमिकल रिएक्शंस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम लाइफ को स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए। इसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। एक और इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, properties and reactions of molecules, composition, properties and reactions of molecules found in living organism। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके रिएक्शंस, ये तमाम मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी है, जिन्हें हम बायोमोलिक्यूल के, ये बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। एक और डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे सेल्स के अंदर जो DNA है, इस DNA की पहले कॉपी बनती है, ये DNA से कन्वर्ट होता है RNA में, RNA से ये फिर प्रोटीन बनाता है। हमारी लाइफ का दारोमदार इसी एक रिएक्शन पे है, इसी एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन पे है, जिसे हम सेंट्रल डोगमा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, अब ये तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस हैं, हम कह सकते हैं कि ये लाइफ की केमिस्ट्री है। इट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ के DNA से DNA का बनना, DNA से RNA का बनना, RNA से अब ये सारे के सारे ये जो रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, DNA, RNA, प्रोटीन्स, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएंगे कि ये क्या है। लेकिन यहाँ पर ये बात आप समझ लें कि ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं
और लाइफ के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इन तमाम की स्टडी बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। बायोकेमिस्ट्री की फील्ड जो है ये मेडिसिन में पढ़ाई जाती है, फार्मेसी में ये पढ़ाई जाती है, इसके अलावा ये डीवीएम में पढ़ाई जाते हैं। जितनी भी हेल्थ साइंसेस हैं इन तमाम के अंदर बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के बगैर हम लाइफ को समझ ही नहीं सकते। हमें आरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कैसे बनते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे बनते हैं, कहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं, प्रोटीन्स कहाँ पर यूटिलाइज हो रही हैं, प्रोटीन्स के रिएक्शंस, कार्बोहाइड्रेट्स के रिएक्शंस, लिपिड्स के रिएक्शन यानी मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इन तमाम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी जो है वो बायोकेमिस्ट्री में की जाती है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कहते हैं इट इज़ द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म ये इट इज़ द सम ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, के मॉलिक्यूल्स के जो बायोमॉलिक्यूल्स के जो मेटाबॉलिज्म है उनकी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेसेस, सम ऑफ ऑल द प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है, ट्रांसएमिनेशन है, ये तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शंस जो हैं ये हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेसेस, ये इसकी डेफिनेशन है। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये इसका स्कोप है। बायोकेमिस्ट्री प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। ये तमाम मॉलिक्यूल्स हैं, ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। प्रोटीन्स होती हैं ये जो है वो अमाइनो एसिड से मिलके बनती हैं। ये अगर इनकी बात की जाए ये अंडों में है, मिल्क में है, उसके अलावा पल्सेस में प्रोटीन्स होती हैं, मीट में, गोश्त में प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये ग्लूकोज का इनका सिंपल यूनिट जो होता है वो ग्लूकोज होता है। इनका जनरल फार्मूला CH2OY होता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये डिफरेंट सोर्सेज हैं इनके, मोस्टली ये प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, उसके अलावा सीरियल्स के अंदर पाए जाते हैं, वीट के अंदर, राइस के अंदर। लिपिड्स की जब बात करते हैं, लिपिड्स जो हैं ये फैट के अंदर, ऑयल के अंदर ये लिपिड्स हैं। न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA ये तो हर सेल के अंदर होते हैं, हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो उनके साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं।